नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। हर बार की तरह इस बार आपके लिए ले आए हैं एक अच्छी कहानी, कहानी जो दिल को छू ले। हर जिंदगी का एक किस्सा होता है और हर किस्सा आखिरकार मौत पर ही ख़त्म होता है। लेकिन कोई किस्सा क्या सच में मौत पर आकर ख़त्म हो जाता है? यही सोचता हुआ गुड्डू अपने ही शरीर के सरहाने पर बैठा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मर चुका है। उसने कई बार अपने शरीर को झंझोड़ा, चूटी काटी, कान और नाक में कागज के फूल बनाकर सुरसुरी की, लेकिन जो मर गया उसको क्या खाक गुदगुदी होगी? गुड्डू ने सोचा उसकी मौत की इत्तला उसके घर वालों को तो होनी ही चाहिए। उसने अपनी बीवी को बहुतेरा झंझोड़ा और बेटे को तो बिस्तर से उठा के बिठा देना चाहा, लेकिन दोनों हिले तक नहीं। हार मानकर गुड्डू सोचने लगा कि कोई ऐसे ही मर जाता है क्या, एक बार एक अचानक फटाक सीने से। खैर, मर तो गया ही था, तो अब उसको इंतजार था यमदूतों का। सुबह के 3 बज गए थे और मरे हुए भी बहुत देर हो गई है। ना तो भैंसे के गले की घंटी सुनाई दी है, ना ही यमदूत आए। गुड्डू सोच रहा था, और ना ही अभी सुबह ही हुई है जो लोग जगें और उसके मौत की खबर पहले। अरे वैसे भी आज इतवार है, इतनी जल्दी कौन जगेगा सुबह? हाँ, वो सोच ही रहा था कि आवाज़ आई, चलो भाई, गुड्डू नंबर 703, तुम्हारा बुलावा आ गया है। उसने देखा 2 यमदूत आ गए थे। लेकिन गुड्डू ये जानना चाहता था कि आखिर घर और पड़ोस के लोग उसकी मृत्यु पर कहते क्या हैं। उसने यमदूत से गुजारिश की कि भैया 7 बजे तक रुक नहीं सकते क्या? दोनों यमदूत हंसने लगे। मर गओ है, पर अपनी तारीफ सुनने के लाने कितना उत्सुक हो रहा है ये मरकट। हाँ, दूसरे ने गुड्डू को गुड़की दी, ऐसा है चुपचाप चले चलो, हम तुमको बाद में ही रोवे धोवे की रिकॉर्डिंग सुना देंगे, चलो। यमदूत जी, भैंसा कहाँ है आपका? क्यों रे, भैंसे का क्या करोगे? तू मरकट चाहता है कि हम अभी तक भैंसे पे ही अटके रहें? सरकारी जीप मिली है हमें। वो देखो। गुड्डू ने देखा मटमैले रंग की एक जीप खराब खड़ी थी। जीप का बोनट उठा के ड्राइवर आधा अंदर घुसा हुआ था। वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर भले ही ना हो, लेकिन वो मुआयना पूरी उसी तल्लीनता से कर रहा था। पहले यमदूत ने पूछा, डिफेक्ट का कुछ पता चला? ड्राइवर बोनट में ही गायब रहा, कुछ बोला नहीं। वैसे यमदूतों को पता था कि ये जीप अभी ठीक होगी नहीं, और ड्राइवर भी देर से यमलोक जाना चाहता था, क्योंकि अभी यमलोक पहुंच गए ना, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाला इसकी ड्यूटी नाइट पिकअप के लिए भी लगा सकता था। दोनों यमदूत और गुड्डू अपनी सीट पर बैठ के ऊँघने लगे, और जब जागे तो देखा गाड़ी यमलोक की पार्किंग में खड़ी थी। गुड्डू सोच रहे थे कि भैया अब आगे क्या होने वाला है उनके साथ। गुड्डू अब एक भीड़ भरी इमारत के अहाते में थे। हर आत्मा की तरह गुड्डू को एक चेकअप कराना था, ताकि यमलोक प्रशासन ये देख सके जो बॉडी और हार्डवेयर देकर उन्हें धरती पर भेजा गया था, वो वैसा का वैसा लेकर आए हैं या उसमें कोई डिफेक्ट है। भरती बाबू का नाम समथिंग मिश्रा था। मिश्रा जी को यमलोक सेवा आयोग ने यही सोचकर पोस्ट पर बिठाया था कि भरती बाबू आत्माओं का रजिस्ट्रेशन करके उनकी फाइल बनाकर आत्माओं को जांच घर की तरफ भेजेंगे। लेकिन ऐसा था नहीं। वो किसी आत्मा को जी जान लगाकर तब तक भर्ती होने से रोकते जब तक वो आंटी से पैसा निकाल के दे ना दे। इस तरह भरती बाबू उस कहावत का तिया पाचा करते थे जिसमें कहा गया है कि आदमी अपनी दौलत ऊपर नहीं ले जा सकता। लेकिन उनको पैसा देना आसान नहीं था। वो हर आत्मा की भर्ती में टांग अड़ाकर खड़े हो जाते, और जैसे ही कोई पैसा देने लगता तो वो कहते कि उनकी ईमानदारी को खरीदा जा रहा है। असल में मिश्रा जी उस स्थिति का इंतजार करते थे कि आत्मा खुद रुपयों को निकाल के उनकी जेब में डाल दे, क्योंकि उसके बाद मिश्रा जी अब मैं क्या कर सकता हूँ कह सकते थे। मिश्रा जी अभी निरी आत्माओं से घिरे थे। सबको उस एक अदक पर्चे का इंतजार था जो उनकी फाइल में लगने वाली थी।
इतने में गुड्डू ने ये जान लिया था कि दो बड़े टाउनशिप हैं, जिसमें से एक स्वर्ग है और दूसरा नर्क। नर्क का हर मोहल्ला एक सा ही है, पर स्वर्ग में अलग अलग ब्लॉक बने हैं। स्वर्ग में एक एडमिन ब्लॉक है, लेकिन नर्क में एक नगर निगम है, लेकिन असल में वो कहीं नहीं है। अचानक से गुड्डू से किसी ने पूछा, तुम टैब से पहले कैसे आ गए? गुड्डू ने उसकी तरफ देखा। मतलब मतलब ये तुम्हारा जो इंडिकेटर है वो तो अभी ग्रीन ही है। गुड्डू समझ गया उसके कान के पास का ये इंडिकेटर, जो धरती पर कभी नहीं दिखता, वो लाल ना हो जाए आदमी की मौत नहीं आ सकती। यानी गुड्डू जी वक्त से पहले धरती पे मारे गए थे और जल्दी नहीं पहुंचे तो मामला संजीदा हो जाएगा। गुड्डू ने उसी से पूछा, अब क्या करें? अब तो कुछ हो नहीं सकता। देखो, पर्ची कटवाओ, भीतर जाओ और अफसरन से अपनी बात कह दो। गुड्डू सोच में पड़ गया। नौकरशाही के मामले में धरती से अलग नहीं है ये परलोक भी। गुड्डू भीड़ में जगह बनाते हुए आगे बढ़ा और उन्हीं समथिंग मिश्रा के पास पहुंचा। पाँ लगे पंडित जी? मिश्रा जी ने पाँ लागे के उत्तर में कहा, खूब पाँव लगो, लेकिन खींच मत ही देना। गुड्डू के पास और अधिक विनम्र होने के अलावा कोई चारा ही ना था। मिश्रा जी जरा कर देते। मिश्रा जी ने मासूमियत से पूछा, क्या कर दें? सर, पर्चा बना देते हमारा। बनाएंगे भैया, क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, मिश्रा जी ने पुचकार के कहा। लेकिन असल में मिश्रा जी हिले भी नहीं। वो अपने स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप मैसेज चेक करने में बिजी थे। और सुनो, ये यमलोक है, यहाँ पे किसी को सर्वर ना कहा करो, सरकार कहो, सरकार। हाँ, मिश्रा जी ने आदेश दिया और गुड्डू को अपनी गलती का आभास हो गया। आसपास की भीड़ में थोड़ी खुसुर फुसुर हुई। सरकारी दफ्तर की कुछ पुरानी किनारियों की आत्माओं ने गुड्डू को समझाया कि कुछ ले दे के मामला निपटाओ, वरना व्हाट्सएप का क्या है, मैसेज तो लगातार आते ही रहेंगे। गुड्डू ने जेब में हाथ डाला तो 20 रुपए का एक नोट निकल आया। उसने नोट उठाकर मिश्रा जी की मेज पर रख दिया। ये क्या है? बच्चों की मिठाई के लिए है सरकार। अरे उठाओ इसे, घूस दे रहे हो। अरे सरकार, पर्चा बना देते। अरे उठाओ भाई, कहकर मिश्रा जी पर्चा बनाने लगे। नोट यूं ही अनाथ सा पड़ा रहा मेज पर। मिश्रा जी ने एक फॉर्म पर गुड्डू का नाम, बाप का नाम समेत सारे ब्यौरे फटाफट भर दिए थे। भीड़ चिल्लाई, अरे सरकार, नोट रख लीजिए, दिल रख लीजिए बेचारे का। इधर मिश्रा जी ने नोट उठाकर जेब में डाला और दूसरे हाथ से पर्चा गुड्डू को दे दिया। अंदर एक सुरक्षाकर्मी हाथ में मेटल डिटेक्टर सा लेके हुए उकसाया सा बैठा था। लगातार अपने साथी सिपाही से बात करते हुए उसने गुड्डू का पर्चा ले लिया। वैसे ही विरक्त भाव से गुड्डू का मुआयना किया और पर्चे पे मोहर लगा के आगे जाने वाले एक रास्ते की तरफ गुड्डू को इशारा कर दिया। साथ जाने वाली आत्माओं से पता चला कि अब इस फॉर्म के साथ वहाँ पे जाना होगा जहाँ पे कर्मों का लेखा जोखा होता है, और उसी के मुताबिक उसको स्वर्ग या नर्क अलॉट होगा। जल्दी जल्दी गुड्डू अब एक जर्जर इमारत के सामने था। चित्रगुप्त सचिवालय। यहाँ एक बहुत लंबी कतार लगी थी। चारों तरफ कागज के टुकड़े, टूटी कलमें, केले के छिलके, मक्खियाँ भिन भिना रही थीं। गुड्डू ने चुपचाप एक यमदूत को 500 की पत्ती पकड़ाई तो सीधे काउंटर पे पहुंच गया। काउंटर क्लर्क ने उस फॉर्म को देखा और उस पर बने बारकोड को कंप्यूटर में स्कैन किया और उस पर एक नाम लिख दिया। गुड्डू ने देखा कि बाकियों की तरह उसको स्वर्ग या नर्क अलॉट नहीं हुआ था, बल्कि किसी रिछारिया जी से मिलने को कहा गया था। रिछारिया जी चित्रगुप्त सेवा के ग्रेड 3 अफसर थे। कुर्सी पर पीछे धसे हुए रिछारिया जी बोले, गुड्डू बाबू, आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ी है। या तो आपके पासबुक में पाप को पुण्य की कोई एंट्रीज ही नहीं है, या फिर आपका काम ही कुछ ऐसा है, हैं?
आपके रिटर्न फॉर्म में जितने पॉइंट पाप के हैं उतने ही पुण्य के। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है ये। तब तक रिछारिया का दूसरा साथी भी आ गया। वो फाइल को बड़ा गौर से पढ़ने लगा, लेकिन गुड्डू को हर सेकंड युगों की तरह बीत रहा था। उसने कहा, मुझे समय से पहले ही बुला लिया गया है धरती से सरकार। मेरा इंडिकेटर अभी भी हरा ही है सरकार, देखिए सरकार। दोनों अफसर चौंक गए। ठारिया जी ने समझ लिया कि गुड्डू नाम का ये प्राणी काफी घातक है। मामला संगीन लग रहा है, दूसरे अफसर ने कहा। रिछारिया जी धाक अफसर थे। बोले, ऐसा है मिस्टर गुड्डू, आपके पास में दो रास्ते हैं। एक तो आप अदालत में अपील कर दो कि आपको समय से पहले ही बुला लिया गया है। वहाँ कम से कम 4.5 करोड़ मुकदमे तो पड़े ही हैं। कितना टाइम लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर जब फैसला आएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए कोई इंसानी शरीर खारी मिल जाए। हो सकता है कि आपका जो जीवन काल बचा है उसमें कुछ हर्जाना जोड़कर आपको गधे जैसा लंबा जीवन काल या कीड़े मकोड़े जैसे 2-4 जीवन दिए जा सकते हैं। गुड्डू असमंजस में पड़ गया। लेकिन लिहारिया जी ने लेकिन पर जोर दिया और ज़्यादा जोर देने के लिए एक छोटा सा पोज लिया। दूसरा रास्ता आसान है, क्योंकि आपके पाप और पुण्य के दोनों मास्क बराबर हैं। इससे आप कुछ वक्त नरक की सज़ा काट लो, इससे आपके पाप की गिनती थोड़ी कम हो जाएगी। उसके बाद हम आपको कुछ सरप्लस पुण्य के बदले स्वर्ग में रख देंगे, उसके बाद धरती पर भेज देंगे। हाँ, तब तक आपकी मृतदेह को धरती पर सुरक्षित रखने का इंतजाम भी हम कर लेंगे। गुड्डू अदालतों का हल जानता था, और जब तक उसके केस का निपटारा नहीं होता उसके लिए परलोक में रहना भी मुश्किल होता। हार के नरक की सज़ा भुगतना ही उसे अच्छा लगा। उसके मन में एक इच्छा भी थी। नरक की बात तो बहुत सुनी थी भाई, आखिर ये नरक होता कैसा है। गुड्डू ने नरक की बात मंजूर कर ली थी, लेकिन उसको अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी, जो थोड़ी देर बाद उठकर आएगी, उसके लिए चाय बनाएगी और गुड्डू को जगाएगी। उसका बेटा जगेगा और अपने पापा को मरा देखेगा। क्या गुजरेगी उन पे यार। गुड्डू का गला रुंध गया था। गुड्डू को परेशान देख के रिछाड़िया जी उसके पास आ गए। ऐसा लगता है श्रीमान गुड्डू जी कि आप अभी मरे नहीं हो, तभी इतने इमोशनल हो रहे हो। रिछाड़िया जी ने गुड्डू को बताया कि अगर वो 3 सजाएं काट ले तो उसके 25% पाप कट जाएंगे। सजाओं के कोड नेम थे कुंभी पाक, कालसूत्र और सूखर मुख। मतलब, गुड्डू ने कहा, भैया हमें यूँ तो कुछ ठीक से पता नहीं है, पर लोग तो पूरे परलोक में यही बात कहते घूम रहे हैं कि इन 3 सजाओं का मतलब आपको 3 बार आरे से चीरा जाएगा और 2 बार तेल में तला जाएगा और 1 बार ऊपर से नीचे गिराकर कोलू में पेला जाएगा। हैं? गुड्डू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रिछारिया जी ने मुस्कुराकर कहा, ये ज़्यादा नहीं है, हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं, वरना हमारे पास तो लिस्ट बहुत लंबी है यातनाओं की। हैं? हमारे साथ भले आदमी हैं जो आपको खाते की डिटेल बता दी, वरना हम सीधे आपको नरक भेज देते तो क्या कर लेते आप। हैं? सही बात है, क्या कर लेते हम। गुड्डू सहमत था। वैसे भी परलोक में आरटीआई की भी व्यवस्था नहीं है। गुड्डू हार कर एक तगड़े यमदूत के साथ नरक की तरफ जा रहा था। उसे सीलन हो रही थी कि पता नहीं आगे क्या होगा। दोनों दरवाजे से भीतर गए तो भीतर एक और यमदूत था। बोलो, उसने कहा। रमतोला जी, ये हैं गुड्डू नंबर 703, इनको 2 बार फटाफट आरे से चीर दो। टाइम लगेगा भाई। रमतुल्ला जी को कोई जल्दी नहीं थी। उन्होंने कुर्सी से बिना उठे हुए कहा था। गुड्डू एकदम हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। रमतुल्ला जी प्लीज़ चीर दो यार, जल्दी नरक भोग लें तो धरती वापस जाए। रमतुल्ला जी मुस्कुराते हुए बोले, अब नरक आ ही गए हो तो जल्दी काहे मचाए हो भैया,
देख रहे हो, आरी के दांत टूट गए हैं। मेंटेनेंस टीम को आगे फॉरवर्ड कर दिया है। पहले तो वो लैंडलाइन वाला फ़ोन उठाते नहीं हैं, उठाते हैं तो कहते हैं सामान नहीं है। सारा बजट तो ये मार्च एंडिंग में ख़त्म करते हैं जाके अनाप शनाप खरीद के। और सुनो, रमतुल्ला जी ने साथ आए यमदूत से कहा, गुड्डू बाबू को पहले तेल में तलवा के ले आओ, तब तक इधर आरा भी सही हो जाएगा। गुड्डू शहर उठा। खौलता हुआ तेल, ऐसे कौन से पाप कर लिए थे मैंने। गुड्डू यमदूत के साथ नरकपुरी के सेक्शन में चक्कर काट रहा था तेल में खुद को भुनवाने के लिए। आत्माओं को कोलू में पेरने वाला ब्लॉक भी इधर ही था, लेकिन यहाँ भी लफड़ा। इंचार्ज चावला जी कह रहे हैं कि उबालने के लिए तेल ही नहीं है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि आत्माओं को जैतून के तेल में उबाला जाए, लेकिन वो बहुत महंगा है। सरसों का तेल तक मैसर नहीं। राज की बात बताऊं तो एक बार डीजल तक यूज़ करने की प्रैक्टिस की गई थी, लेकिन उसकी वजह से पूरे सेक्शन में आग लग गई थी। ये तो हालत है। इधर तलने वाली कढ़ाई की पेंदी में भी छेद था। अब क्या, कढ़ाई की मरम्मत और गोदाम से तेल के कनस्तर आने तक हमको इंतजार करना होगा। चावला जी ने कहा, कितना वक्त लगेगा सरकार? आज तो ना हो पाएगा जी। चावला जी ने कंधे उचका दिए। साथ आए यमदूत ने गुड्डू को बतलाया कि चावला जी सारा तेल ब्लैक में बेच देते हैं। कढ़ाई की मरम्मत भी पैसे डकारने का खेल है। कोई उपाय तो बताइए सरकार। गुड्डू चावला के पास जाके गिड़गिड़ाने की मुद्रा में बोला। अरे कढ़ा सही हो तो पानी में ही उबाल दो ना। साथ आए यमदूत ने चावला को सलाह दी। ना जी, तेल और पानी के टेम्परेचर में अंतर होता है, पता चल जाएगा। फिर क्या, इंतज़ार कीजिए। अच्छा तो कोलू वाली मशीन तो ठीक है? हाँ मशीन तो ठीक है, लेकिन उसका इंचार्ज हड़ताल पर है। 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है ना। वही नियमित कर्मचारी होने के लिए जजंतरम ममंतरम चौक पे धरने पर बैठे हैं। गुड्डू ने हाथ जोड़ दिए। कुछ तो करो सरकार। और हाथ जोड़ते समय गुड्डू की जेब से नोटों की एक गड्डी चावला जी की मेज पर गिर गई। चावला जी ने तुरंत गुड्डू का फॉर्म लिया और काल सूत्र और दूसरी जगहों पे तुरंत खाली जगहों पर मोहर लगाकर अपना सिग्नेचर कर दिया। और कुंभी पाक, हंसते हुए चावला जी ने उस पर भी मोहर लगा दी। तय हुआ कि वो रमतुल्ला जी को संभाल लेंगे, लेकिन टोकन में हल्की सजा तो भुगतनी होगी। हम 100% बेईमान नहीं हुए अभी। चावला जी के पास एक छोटी भट्टी थी जिसमें एक छोटी कढ़ाई में तेल उबल रहा था। चावला जी ने गुड्डू जी का हाथ पकड़कर उस उबलते तेल में डुबो दिया। गुड्डू चिल्ला उठा। उसकी नज़र सामने गई तो देखा, अभी अभी नहाकर आई उनकी पत्नी ने उनकी उंगली चाय के कप में डुबो दी थी, हल्की सी। पत्नी बोली, तब से जगा रही हूँ, संडे है तो क्या घोड़े बेच के सोओगे? गुड्डू ने अपनी पत्नी को आगोश में भर लिया। बड़े लंबे सफ़र पे गया था यार, नरक में। पत्नी समझ गई कि फिर कोई बुरा सपना देखा है अपने गुड्डू जी ने। बस इतनी सी थी कहानी। आगे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, ऐसे ही किसी नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।